धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल। म्यूचुअल कॉमर्स गुरुजी पर, और जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालात से। हालात तो बद से बदतर हैं, लेकिन अब पढ़ लो बेटा, कोर्स में तो दिया ही हुआ है। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने झलक दिखला दी थी अपने पहले वाले पार्ट में कि इसमें हुआ क्या था। फिर भी मैं एक बार बता दूं कि जो हमारा इंडिया था, वहां जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, यानी कि वो गुड्स जो हाथ से बनाए जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज्यादा सेल होते थे। तो क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि इसका जो मार्केट था वो पूरी तरीके से खराब कर दिया। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल तबाह कर दी। वो कैसे तबाह कर दी? अपने नियम लगाकर। देखो, सबसे पहला था इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। What does it mean? Discriminatory tariff policy of the state। इसमें क्या होता था? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अगर आप रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे बाहर, रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे बाहर, तो वो टैरिफ फ्री है। रॉ मटेरियल यानी कि ब्रिटिश के प्रोडक्ट, अगर आप ब्रिटिश से यानी बाहर से प्रोडक्ट मंगाओगे इंडिया में, वो फ्री है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल है वो बाहर फ्री में जा रहा है और बाहर का प्रोडक्ट यहां फ्री में आ रहा है। लेकिन अगर इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बाहर बेचता था तो उन्हें काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी देनी पड़ती थी, हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे, जिस वजह से जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट थे वो बेकार हो गए। उन्होंने अपना डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट दोनों खराब कर दिए। दूसरा था डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अब यहां जब बात आई प्रिंसली कोर्ट की, तो आपने सुना होगा कि पहले नवाब, राजास, प्रिंसेस, एम्पीरियर रूल करते थे अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री पर। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार आई, उन्होंने अपना राज चलाया, उन्होंने ये जितना भी प्रिंसली कोर्ट थे वो क्या कर दिए? खत्म कर दिए। और जितने भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स बन रहे थे उनको बर्बाद कर दिया। उनकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी वो खराब कर दी। तीसरा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। Competition from machine made product. Machine made product from Britain were low cost product and gave a stiff competition to the handicraft product in India. जो गुड्स मशीन से बनाए जा रहे थे ब्रिटेन से, वो पहली बात काफी लो कॉस्ट प्रोडक्ट, यानी कि उन्हें बनाने में काफी कम खर्चा हो रहा था, और उसकी वजह से जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बन रहे थे उनको बहुत ही ज्यादा कंपटीशन मिल रहा था। ऑल्सो मशीन मेड प्रोडक्ट एक्सेल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन प्रिसीजन एंड क्वालिटी। और जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे वो वैसी ही क्वालिटी और उससे भी अच्छी क्वालिटी दे रहे थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स को जो इंडिया में बनाए जा रहे थे। कंपटीशन फोर्स द इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन। इसकी वजह से जो इंडियन क्राफ्टमैन यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते थे उन्होंने शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया अपना बिजनेस। फोर्थ पॉइंट, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड।
अब जैसा कि मालूम है कि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी, तो वहां एक नया कल्चर एडॉप्ट हुआ जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। इससे हमें क्या होता है, दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट। यानी कि अब वहां पर इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं हो रही थी जितनी ब्रिटिश प्रोडक्ट की हो रही थी। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इंडिया, जो मार्केट था, साइज ऑफ द मार्केट फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्ट टेंडेड टू एक्सपेंड। जो ब्रिटिश का वो मार्केट बनता जा रहा था, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, जो गुड्स हम एक से दूसरे पर भेजने में प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो हम रेलवेज के जरिए वहां भेजा करते थे। तो ये बेटा ये 5 पॉइंट थे जिसकी वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो धीरे धीरे बिल्कुल तबाह कर दिया। उसके बाद एक चीज और थी, बिली ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यानी कि जो ग्रोथ थी वो ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपने लिए कर रही थी, सिर्फ अपने गुड्स के लिए कर रही थी। ब्रिटिश सरकार का भला हो, वो गुड्स को ज्यादा से ज्यादा डील कर रही थी, उसे हम कहते हैं बिली ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश सरकार के समय फॉरेन ट्रेड कैसा होता था। इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम। इंडिया की एक काफी ज्यादा अच्छी छवि बनी हुई थी फॉरेन ट्रेड में, लेकिन ब्रिटिश सरकार के आते ही इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स सच एज फाइन कॉटन, सिल्क। ये सब इंडिया इस चीज का बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर माना जाता था। कब तक, जब तक ब्रिटिश सरकार नहीं आई थी। ब्रिटिश सरकार के आते ही उन्होंने बिल्कुल तख्ता पलट दिया। अब इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी। कौन सी पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। तो जो फॉरेन ट्रेड था अंडर ब्रिटिश रूल वो कैसा था, पहला पॉइंट, इंडिया क्या था, सिर्फ एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल बाहर के एरिया को, क्योंकि इंडिया में जो रॉ मटेरियल मिलता था वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था, और इंपोर्ट करता था बने बनाए गुड्स बाहर से, बने बनाए गुड्स बाहर से इंपोर्ट करता था। यानी कि इंडिया उस समय क्या था, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। दूसरा है मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। वैसे ये मोनोपोली आपने सुना होगा, आपने अगर 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या 12th में पढ़ी हो कहीं भी, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया। मोनोपोली वो मार्केट होता है जहां पे एक ही राजा होता है। तो ब्रिटिश ने रूल किया तो ब्रिटिश डिसाइड करती थी कि क्या एक्सपोर्ट करना है क्या इंपोर्ट करना है अपने हिसाब से। क्यों, मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि 50% से ज्यादा हिस्सा ब्रिटिश सरकार संभालती थी कि कौन सा माल इंपोर्ट करना है कौन सा नहीं, और इंपोर्ट करना होता था वो फिनिश गुड्स हुआ करते थे, और एक्सपोर्ट करना होता था वो रॉ मटेरियल हुआ करते थे, जिससे हमारी जो ब्रिटिश की मार्केट है वो बढ़ती चली गई। क्लियर है, यस। तीसरा पॉइंट है सरप्लस ट्रेड।
सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हमारे इंपोर्ट से भी बढ़ गया, और इससे क्या हुआ कि लोग हमसे से ज्यादा खरीदने लगे एज कंपैरिजन टू हम उनसे ज्यादा खरीद रहे हैं। इससे क्या हुआ, सरप्लस हुआ, हमें फायदा हुआ बहुत सारा, लेकिन साहब हम तो गुलाम थे, तो ये फायदा हमारा थोड़ी ना था, ये फायदा किसका हो रहा था, ब्रिटिश सरकार का। किसका फायदा हो रहा था, ब्रिटिश सरकार का। तो ये थी बेटा फॉरेन ट्रेड की हालत अंडर ब्रिटिश रूल। अब आता है हमारा एक नई हेडिंग जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक यानी कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह कैसे प्रोफाइल थी, कितने लोग जी रहे थे, कितने लोग मर रहे थे, 5 साल से कम कितने लोग जी रहे थे, कितने मर रहे थे, वो सभी हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आते हैं। सबसे पहला आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ब्रिटिश रूल में जो हमारी बर्थ रेट थी वो भी हाई थी और डेथ रेट थी वो भी हाई थी, यानी कि बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी आई थी, जिसकी वजह से हमें एक मैसिव पॉवर्टी आ रही थी कंट्री में। उसके बाद एक आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल से कम के उम्र की बच्चों की मृत्यु होना, दिस इज मीन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये भी हमारी क्या थी, हाई थी। और अगर हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ केयर सेंटर है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वो काफी ज्यादा बेकार है। तीसरा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान एवरेजली कितना जी सकता है। मैं बता दूं आपको, जानकर ताज्जुब होगा कि ब्रिटिश के सरकार में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ओनली 32 इयर्स थी, और आज की डेट में वो क्या है, 68 इयर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स है, इसका मतलब क्या है, वही कि हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो क्या है, बहुत ही बेकार। फोर्थ थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, वो रेट कि कितने लोग हमारी कंट्री में पढ़े लिखे हैं, उस रेट को कहते हैं लिटरेसी रेट। या फिर वो लोग जो पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिटरेट, यानी कि पढ़े हुए, है ना। तो अब जाहिर सी बात है, तो पढ़े लिखों की संख्या क्या होगी, कम होगी। जब हर हालत ही खराब जा रही है तो इसको कैसे अच्छा बता दूं। एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट, ये टॉपिक बेटा फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जा सकता है, चाहे 1 मार्क्स में, और हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी आ जाए। सुएज कैनाल एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट। सुएज कैनाल क्या था, सबसे पहली बात, सुएज कैनाल आपका 1869 में ओपन हुआ था। और इसमें क्या होता था कि हमारा जो गुड्स होता था वो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, ब्रिटेन एंड इंडिया के बीच में इस कैनल से डायरेक्ट जाता था। अफ्रीकन कंटिनेंट, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, उनको अवॉइड करते हुए एक कैनल ऐसा था जिसे हम सुएज कैनल कहते थे 1869 में, जहां से इंडिया से ब्रिटेन में या ब्रिटेन से इंडिया में डायरेक्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता था, अफ्रीकन कंटेंट को अवॉइड करते हुए। तो उसके बाद आया आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर।
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर में हो या टेरिटरी सेक्टर में हो, वो सब क्या कहलाते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा। तो इनमें 3 पॉइंट थे। सबसे पहला एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी देश की 72.7% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो कहां काम कर रही थी? एग्रीकल्चर में। हमारी जो 72% वर्किंग पॉपुलेशन थी, यानी कि 100% वर्किंग पॉपुलेशन में 72% कहां काम कर रही थी? हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी। उसके बाद इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। देखो, अब मैं यहां से आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। बहुत से बच्चों के माइंड में जब वो क्लास 11th में कॉमर्स ली होगी, या आपके साथ जब आप 12th में आ गए हो तो आपने जब कॉमर्स ली तो आपके साथ ये वाक्य हुआ होगा कि साइंस ज्यादा हार्ड है एज कंपैरिजन टू कॉमर्स, या कॉमर्स का कोई आगे भविष्य नहीं है, या साइंस अच्छी है कॉमर्स बेकार है। तो देखो, अब आपका ये चैप्टर चल रहा है, तो उसी समय क्या था, जब हमारी इंडस्ट्री खुली थी तो हमें ज्यादा से ज्यादा वर्करों की जरूरत थी, तकनीक वाले इंसानों की जरूरत थी। तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक ऐसा रिदम चलाया गया कि यार साइंस बहुत अच्छी है, साइंस में ये है, साइंस में वो। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग साइंस में आए और नौकरियां प्रदान करें। इस वजह से वो एक रिदम बन गया जो कि जानबूझ के फैलाया गया, जो अभी तक कुछ लोगों की मेंटेलिटी में रहता है कि साइंस ज्यादा अच्छी है, कॉमर्स नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहेगा, हर फील्ड, वेदर इट इज साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कोई भी हो, सब में अपने अपने फील्ड है। आप जिस जगह के फील्डर हो, आप अपना फील्ड बेटर करो, है ना। तो इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इसमें क्या था कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन थी उसमें से सिर्फ 9% लोग कहां थे? इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे। सिर्फ 9% लोग कहां थे? इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे। थर्ड पॉइंट क्या था? अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या था कि जो हमारे सेक्टर थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, इनमें जो ग्रोथ हो रही थी वो अनबैलेंस थी। अनबैलेंस का मतलब ना ही प्राइमरी सेक्टर बराबर था सेकेंडरी सेक्टर के, ना ही सेकेंडरी सेक्टर बराबर था टेरिटरी सेक्टर के। कभी प्राइमरी ज्यादा, कभी सेकेंडरी ज्यादा, कभी टेरिटरी ज्यादा, उसे हम कहते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। तो ये 3 हालात थे हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के। अब लास्ट में आपका एक स्ट्रक्चर बचा जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपने आप में स्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जितने भी हमारे इकोनॉमिक चेंज है, इकोनॉमिक जैसे कि आने जाने की सुविधा, ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा, लाइट की सुविधा, ये सारे हमारे इकोनॉमिक के हैं। और इसमें सोशल चेंज भी आते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटी, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जैसे कि मैंने आपसे पिछली वाली वीडियो बताया था कि हमारे यहाँ क्या हुआ था, इंडिया में रेलवे की स्थापना हुई। और रेलवे की स्थापना क्यों हुई थी? इसका एम यही था कि हमारा क्या होगा कि जितने भी हमारी एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन और इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में रॉ मटेरियल भेजना और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स को मंगवाना, इसीलिए हमारा रेलवे आया था। रोड बनाई गई
किस लिए? रॉ मटेरियल भेजा जाए, फिनिश गुड्स लाया जाए। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ यहीं तक ध्यान दिया जा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कितनी खराब होगी, है ना। तो इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर 1 है वो फिनिश होता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। अपनी अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर 2, और चैप्टर 2 इसका आपका नाम रहेगा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।